हेलो दोस्तों, यूसीएस ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 5 में। आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में दिया गया है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, यानी अध्याय 5 में हम लोग पढ़ना है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था पदार्थ में परिवर्तन, यानी जो भी हमारे पदार्थ होते हैं उसमें किस तरह का परिवर्तन होता है, उसके रंग रूप में किस तरह चेंजिंग होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और साथ ही साथ पदार्थ के कुछ रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। लेकिन इस चैप्टर के माध्यम से हम कुछ विस्तार पूर्वक उस रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जैसे कि दूध से दही का बनना, यानी दूध का खट्टा होना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना, ये सारे क्या था? इस यानी जो भी हमारे पदार्थ थे उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि उसकी अवस्था और उसके रंग रूप में किस तरह चेंजिंग होता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपके बुक में दिया हुआ है कि रसोई में लोहे का गीला यानी गीला लावा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें भी जंग लग जाती है। यानी जो लोहा का किला होता है, वो रसोई का जो लोहा का किला होता है उसको हम लोग कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं तो उसमें भी क्या होता है? जंग लग जाता है। ऐसा क्यों? आपने कभी अनुभव किया है कि आखिर वो लोहा का किला क्यों जंग लग जाता है? तो आज फ्रेंड्स हम लोग सब उसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार लोहा में कैसे जंग लग जाता है, उसका क्या निवारण है, उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं, और पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है और भौतिक परिवर्तन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, पहले हम लोग जान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें क्या है? रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहिएगा बाबू? यानी जो भी हमारा पदार्थ होता है और उसको हम लोग जब परिवर्तित करते हैं तो उस यानी वो अपने पहले वाले अवस्था ना पकड़कर किसी दूसरे अवस्था रंग रूप का निर्माण करता है, उस परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ये बेसिक चर्चा हम लोगों ने पिछले कक्षा में कर लिया है कि कोई परिवर्तन, यानी जैसे कि मान लीजिए कि दूध से दही बनना, तो दूध क्या है जी? एक पदार्थ है और उसी का रूप यानी चेंजिंग हो जा रहा है दही के रूप में, और फिर हम कहें कि दही से दूध बन जाए या दही से फिर वो दूध जैसा रूप ले ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है तो इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते थे। ठीक है, फिर वही बात यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कह रहा है कि वह पदार्थ यानी वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक यानी एक या अथवा एक से अधिक पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ये दूसरे भाषा में हम लोग बोल सकते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, और दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक परिवर्तन तो हम लोग जान लिए, अब हम लोग जानेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया भी होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ दो तत्व मिलकर एक नए तत्व का या एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया के बाद इन पदार्थों में नया परिवर्तन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एक नया परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इन परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी इन जब परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने के बाद से जो हमारा नया उत्पाद मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं कि दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट यानी कॉपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं कि दिया हुआ है कॉपर हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग गर्म करने पर यानी गर्म करते हैं तो हमें कॉपर डाइऑक्साइड हमारा क्या मिलता है? एक डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और हमारा क्या होता है? जल का निर्माण होता है। क्या कराया गया है? यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या कराया गया है? दिया गया है यानी कॉपर सल्फेट को कॉपर हाइड्रोक्साइड को यानी अभिक्रिया कराया गया है। क्या किया है? गर्म किया गया है और उसके बाद से क्या मिला है हमें? कॉपर ऑक्साइड प्लस जल, यानी कॉपर ऑक्साइड और जल क्या हुआ है? इसको हम लोग जब गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा? नील प्राप्त हो जाएगा। ये काला अवक्षेपण है। ये क्या है जी बाबू? एक काला अवक्षेपण के द्वारा हमारे ये क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड और प्लस जल हमें प्राप्त हुआ।
अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर अवक्षेपण क्या है, ये अवक्षेपण किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर दिया है अवक्षेपण, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है अवक्षेपण। तो इसमें देख रहे हैं कि जब दो बिलियन को आपस में मिलाते हैं तो एक अभिक्रिया के बाद ठोस पदार्थ के रूप में नए पदार्थ बनते हैं। यानी जब हम लोग 2 बिलियन को जब आपस में मिलाते हैं तो एक ठोस पदार्थ नए बिलियन का निर्माण होता है और इस ठोस पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं और इस प्रक्रिया को अवक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहिएगा, जो हमारा एक नए पदार्थ बनते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण कहेंगे। और जो ये अभिक्रिया होगी वो कौन सी अभिक्रिया होगी, अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। ठीक है, आशा करता हूं कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कुछ भौतिक परिवर्तन पर। तो इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, यानी भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इस परिवर्तन में पदार्थ के रंग तथा अवस्था में कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है। यानी उसके जो पदार्थ होता है उसके रंग और अवस्था, यानी उसके अवस्था में, आकृति में कुछ ही समय के लिए परिवर्तन होता है, उसके बाद पुनः अपनी पहले वाले अवस्था में आ जाता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बल्ब का जलना, यानी बल्ब का जलना आप अपने घर में या कमरे में या कहीं सड़क पर देखा होगा कि जो बल्ब लगे होते हैं उसको जलाया जाता है तो उससे क्या होता है, प्रकाशित होता है, यानी उस जगह पूरा प्रकाशित होता है। फिर हम उस बल्ब को बुता देते हैं, यानी बल्ब को जब ऑफ कर देते हैं तो फिर वैसा ही जैसे पहले था वैसा ही वो बल्ब दिखाई देता है। तो इससे क्या मालूम होता है कि हम जो बल्ब को जलाएं तो जलने के बाद से इसको क्या हुआ, उसके रंग में परिवर्तन हुआ, लेकिन जैसे ही बल्ब को हमने ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो वह क्या हो गया, वह पुनः अपने पहले वाले आकृति में जैसा था वैसा वह दिखाई देने लगा। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। तो इसमें क्या है, रबर का फैलना। अब मान लीजिए एक आपको रबर दे दिया जाए, इतना सा एक रबर दे दिया जाए, मान लीजिए आपको 1 सेंटीमीटर का रबर दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि इसको फैलाइए, फैलाएंगे तो ये तो फैल जाएगा, यानी कुछ समय को जब तक धरे रहेंगे इसको ये फैलेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, रबर को छोड़ेंगे, तो पुनः अपने पहले वाले आकृति में यह क्या हो जाएगा, परिणत हो जाएगा, पहले वाले आकृति में आ जाएगा। तो इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। यानी उसमें क्या हो रहा है, कुछ ही समय के लिए बदलाव हो रहा है लेकिन पुनः अपने पहले वाले अवस्था में आ जा रहा है। तो इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे दोस्त, भौतिक परिवर्तन। फिर हम तीसरा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे गुब्बारा का फूलना। यानी आपने बहुत सारे मेला या बाजार में गए होंगे और गुब्बारे वाले क्या करता है, गुब्बारे को फुलाता है। गुब्बारे को फुलाने के बाद से उसमें क्या होता है, हवा भरता है, यानी गुब्बारे फूलता कैसा है, उसमें हवा भरते हैं। तो जब हवा भरते हैं तो गुब्बारे क्या होता है, फूल जाता है, यानी उसका अपना आकृति ले लेता है। और जैसे ही गुब्बारे से अगर हवा को निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वह गुब्बारा फिर जैसे था, यानी पहले वाले आकृति में था वैसा ही क्या हो जाएगा, उस रूप में आ जाएगा। तो इस परिवर्तन को भी हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरह हम लोग रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के अंतर में भी बदलाव हमें इस थ्योरम के माध्यम से हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी। यानी आपके बुक में भी दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसके कहानी में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसके पहले हम लोग जान लेते हैं खोजकर्ता कौन थे, इसकी खोज कब हुई थी, आखिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता कैसे है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या होता है, CO2 होता है। और इसके खोजकर्ता यानी खोज कब हुई थी, तो खोज हुई थी 1630 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की खोज कब हुई थी, 1630 ईस्वी में। इसको एकदम बिल्कुल नोट करते जाइए, बिल्कुल अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। और जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है इसको खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो इसको खोज करने वाले वैज्ञानिक हमारे जॉन हेलमंड थे। क्या थे बाबू, जॉन हेलमंड ने इसको यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खोज किया। कब किया, 1630 ईस्वी। जो हेलमंड थे तो उन्होंने क्या किया, हेलमंड ने एक बंद पात्र में चारकोल को जलाया। क्या है जी, एक चारकोल को जलाया तो उन्होंने पाया कि जलने के बाद बची राख यानी आंस, जो आंस का द्रव्यमान
चारकोल के वास्तविक द्रव्यमान से क्या है, हल्की है। तो इससे वो अनुमान लगाएं कि जो हमारा ये प्रतिरूप बना है वो क्या है जी, गैस के रूप में बना है। और यह गैस कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे हम लोग भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है, तो पेड़ पौधा। तो इसलिए हम लोग और पेड़ पौधा का क्या है, जनरेशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग और पेड़ पौधा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं और वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, यानी एक दूसरे से हम लोग क्या है, कनेक्टेड है। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने किया था, तो जॉन हेलमंट ने किया था। कब किया था, तो 1630 ईस्वी में किया था। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CO2 है। तो इसने क्या किया था, खोज किया था, लेकिन ये सही तरह से नहीं बतला पाए थे, सही तरह से नहीं बतला पाए थे। यानी एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हमारा जोसेफ ब्लेक। जोसेफ ब्लेक ने 1756 ईस्वी में, कितने ईस्वी में बाबू, 1756 ईस्वी में इस कार्बन डाइऑक्साइड को विस्तृत अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया कि एक जोसेफ ब्लेक ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों को ज्यादा विस्तृत जानने के लिए एक ठोस चुना पत्थर को गर्म किया। जब चुना पत्थर को गर्म किया तो उन्होंने पाया कि उससे कुछ गैस निकल रही है। क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, जो उन्होंने देखा कि वातावरण के गैस से ये काफी भारी है, जिसे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड नाम दिया। तो अगर आपसे पूछ दे कि कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जॉन हेलमंट ने। अगर वही आपसे घुमाकर पूछ दे कि कार्बन डाइऑक्साइड के विस्तृत अध्ययन किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए जोसेफ ब्लेक ने। कब किया था, 1756 ईस्वी में। क्लियर। इस तरह हम लोगों ने अपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे अपने अगले टॉपिक पर, नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन पर। तो अब जानेंगे कि आखिर ऑक्सीजन की खोजकर्ता कौन है, ऑक्सीजन की खोजकर्ता कब हुई है, और ऑक्सीजन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण उपयोग है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो ऑक्सीजन है ये भी क्या है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो धरातल पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि सभी जीव जंतु क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑक्सीजन के खोजकर्ता, यानी ऑक्सीजन के खोजकर्ता जो हमारे जोसेफ प्रिस्टले थे, इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन की खोज किया था। इस वैज्ञानिक का क्या नाम था बाबू, जोसेफ प्रिस्टले। यानी इसको याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन थे, तो जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है। इन्होंने कब खोज की थी, तो 1771 ईस्वी में। 1771 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म कर ऑक्सीजन इकट्ठा करने की व्यवस्था की थी। क्या किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन बनाने के लिए, ऑक्सीजन का निर्माण करने के लिए क्या किया था कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन इकट्ठा करने का व्यवस्था किया। इसमें क्या किया कि पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म किया, यहाँ पर हम लोग जब गर्म करेंगे तो क्या किया, ऑक्सीजन प्लस अन्य पदार्थ हमें प्राप्त होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को क्या करते हैं, एक परख नली के माध्यम से, हमारा एक परख नली होगा, उस शीशी में उसमें क्या करेंगे, उस जल को पूरी तरह से भर देंगे। जल को जब पूरी तरह से भर देंगे और उसको क्या करेंगे, एक अंगूठा से दाब लेंगे और दाबने के बाद से क्या करेंगे, उस परख नली के दूसरे पात्र में जैसे है वैसे ही रख देंगे। यानी रखने के बाद से वो क्या करेंगे, अंगूठा हटा लेंगे। इसमें क्या होगा कि परख नली में उसमें ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए और न ही आपका द्रव गिरना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक दूसरे परख नली में उसमें क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को रखेंगे, यानी उसमें 2 से 3 ग्राम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को रखेंगे। और रखने के बाद से उसके क्या करेंगे, उसके ठुंडी को कसकर, यानी परख नली में क्या होना चाहिए, एक छेद होना चाहिए, और उस छेद के लेयर को उस ऑक्सीजन के माध्यम से, यानी उस छेद के लेयर को क्या करना है, उसके, यानी जैसे कि यहाँ पर हम लोग फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक परख नली है और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर भरा हुआ है और इसमें छेद कर एक यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर रखा हुआ है, परख नली रखा हुआ है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, लगा दे रहे हैं। यानी इसमें क्या कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं। इसके ऊपर से नहीं लगाना है, इसके नीचे से लगाना है। यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर लगा दिए। लगाने के बाद से क्या करना है आपको, यानी इसको ठुंडी को कस देना है, यानी कस देना है।
और कसने के बाद से जो भी इसमें से गर्म होगा, ये पोटेशियम परमैंगनेट गर्म होगा तो क्या होगा, गर्म होकर इसमें जाकर यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण करेगी। क्या करेगी बाबू, ऑक्सीजन का निर्माण करेगी। तो जोसेफ प्रिस्टले ने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर कुछ गैसें निकल रही है और ये गैस ऑक्सीजन के रूप में क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। और इनको साबित करने के लिए कि हाँ ऐसे ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है, तो इन्होंने क्या कर दिया कि एक पुदीना का पौधा लगाया, एक गैलेना में पुदीना का पौधा लगाया और उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद से क्या किया कि वो पौधा उसमें बड़ा होने लगा, यानी उसमें बीज रखे थे, उसमें क्या होना, पौधा बड़ा होने लगा, यानी उसमें ऑक्सीजन भरा है तो बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि वो वहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा है, वो बड़ा हो रहा है। और उसमें क्या कर दिए कि एक मोमबत्ती रख दिए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि उन्होंने उसमें क्या कर दिया, मोमबत्ती रख दिए और उसको जला दिए। जलाने के बाद से क्या हुआ, मोमबत्ती में जितना दिन उस गैलेना में जितना दिन ऑक्सीजन था, यानी यहाँ पर हम मोमबत्ती जला दिए तो इस मोमबत्ती को जलने में, यानी इसमें जितना भी ऑक्सीजन था इस गैलेना में, तो ये मोमबत्ती उतना समय तक जला। जैसे ही इस गैलेना का ऑक्सीजन का समाप्त हुआ तो क्या हुआ, मोमबत्ती बुझ गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो भी हमारा ये दहन प्रक्रिया है या जो ये दहन प्रक्रिया है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसको भी जलाने में ऑक्सीजन की मौजूदगी है, यानी इसको भी जलाने में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन मदद कर रहा है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इस मोमबत्ती को हटाकर, यानी फिर उस दूसरे गैलेना में क्या किया कि एक बीज रख दिया और उसको, इस मोमबत्ती को उन्होंने नहीं जलाया और वो बीज धीरे धीरे बड़ा हो गया, यानी 2-3 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद से वो 10 दिन बाद इस लेंस के माध्यम से इन्होंने मोमबत्ती को फिर जलाया। तो जलाने के बाद से ये मोमबत्ती उस समय 10 दिन के बाद क्या हो गई, जल गई। तो इससे स्पष्ट हो गया, उससे यानी जोसेफ प्रिस्टले ने साफ निष्कर्ष निकाल दिया कि जो हमारा पुदीना था, तो उन्होंने क्या कर दिया था, यानी पुदीना यहाँ पर जो बढ़ा था, हमारे पुदीना का पेड़ था जो बढ़ा था, तो इन्होंने ऑक्सीजन छोड़ उस डिब्बा को शुद्धिकरण कर दिया था। डिब्बा को, यानी जिसमें उतना जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो ग्रहण कर लिया था और ऑक्सीजन छोड़कर उस डिब्बा में ऑक्सीजन पूरा भर दिया था, जिससे क्या हुआ था, ऑक्सीजन भर जाने के कारण वह लेंस के माध्यम से मोमबत्ती क्या हुआ, जल गया। तो इससे निष्कर्ष हो जाता है कि ऑक्सीजन हमारे दहन यानी जलने के में भी क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा कि जहां पर आग लगाया जाता है, जहां पर आग अनावश्यक यानी बैंक हो या रेलवे कर्मचारी का जो ऑफिस हो या बहुत सारे सरकारी संस्था होते हैं, तो वहां पर गैस का गैलेना रखा होता है, यानी गैस का क्या बोलते हैं, सिलेंडर रखा होता है। तो किस लिए रखा होता है, आप जानते हैं कि वो कौन सा गैस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, आग को बुझाने में मदद करता है। क्यों, क्योंकि आग कार्बन डाइऑक्साइड गैस से नहीं जलता, यानी उससे नहीं धरता। अगर वही ऑक्सीजन मारा जाए तो ऑक्सीजन से क्या होता है, वो जल्दी धरेगा। लेकिन बुझाने का काम यहाँ पर VVI क्वेश्चन निकल रहा है कि आग को बुझाने का काम कौन सी गैस करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, जहां बैंक होगा या रेलवे प्लेटफॉर्म होगा या ऐसे बोल देते सरकारी संस्था जो भी है, तो वहां पर जो भी सिलेंडर लगे होते हैं जो लाल कलर से होते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, जो आग बुझाने में वो बहुत ही मदद करता है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में जाना। अब हम लोग जान लेते हैं कि पदार्थ के नाम और संकेत की कहानी। तो पदार्थ जो भी होते हैं उनका भी क्या है जी, उनका नाम है, उनका क्या है, उनका भी नाम है, उनका भी संख्या है, जिसको हम लोग आगे वाले क्लास में उनके तत्व, उनके रासायनिक गुण, उनके वर्ग, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अब हम लोग उसके बाद से जान लेते हैं लोहे पर जंग कैसे लगता है और उसका निवारण कैसे है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, यानी लोहे पर भूरा या लाल पदार्थ जो जंग के रूप में होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। यानी लोहे पर भूरा लाल पदार्थ जंग को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट बोलते हैं। यानी जो भी हमारा लोहा पर वो लाल पदार्थ होता है उसको हम लोग जंग कहते हैं और उसका इंग्लिश रस्ट होता है। ये कैसे लगता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
तो जंग लगने पर यानी जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी जो भी हमारा लोहा होता है उस पर जंग लगने में मुख्य रूप से दो चीज अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? जल और जलवाष्प। यानी जो भी वाष्प होता है, जो नमी युक्त वायु होती है, वो भी क्या करती है? लोहे को जंग रोधक बनाने में उसको क्या करती है? मदद करती है। यानी जंग रोधक नहीं बोलेंगे, यानी जो भी हमारा ऑक्सीजन जलवाष्प रहित वायु होती है वो क्या करती है? लोहे को जंग लगने में मदद करती है। यानी उसको क्या करती है? जंग लगा देती है। यानी उसके संपर्क में आते ही उस लोहा में क्या होता है? जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। तो देखेंगे हम लोग कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्रियाकलाप 5 में देख रहे हैं, क्रियाकलाप 5 में देख रहे हैं कि इसमें 3 बोतल दिया हुआ है। यानी एक 3 बोतल दिया हुआ है और इसमें क्या कर दिया गया है? यानी पहले वाले बोतल में पूरा जल भर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यानी पहले वाले बोतल में पूरा जल भर दिया गया है और इसमें क्या किया गया है? कुछ कील को रख दिया गया है। कुछ कील को रख दिया गया है, जो हमारे यहाँ पर कील के रूप में हम लोग देख रहे हैं। ये हमारे क्या है जी? कुछ कील के रूप में रख दिया गया है। और दूसरे वाले बोतल में क्या किया गया है कि कुछ कील को रखा गया है। यानी यहाँ पर जो कील है उसको रखा गया है और इसमें क्या किया गया है कि कुछ ही भाग भरा हुआ है और कुछ ही भाग क्या है जी? खाली है। यानी उस कील का थोड़ा सा भाग ऑक्सीजन यानी खुले डिब्बे में है और कुछ ही भाग क्या है जी? इसमें डूबे हुए हैं, यानी जल में है। यानी जल में भी संपर्क बना हुआ है और उसका संपर्क खुले डिब्बा यानी वायु में भी संपर्क बना हुआ है। फिर हम तीसरे में देख रहे हैं, इसमें क्या है जी? इसमें खाली कील को क्या कर दिया जाए? रख दिया गया है। यानी इसमें ना ही जल भरा गया है और ना ही कुछ किया गया है। इसको यहाँ पर कील के रूप में रख दिया गया है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा मान लीजिए हमारे ये सब कील है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा नंबर 1 डिब्बा है, तो इसमें क्या कर दिया है कि जल भर दिया गया है। पूरी तरह से जल भर दिया गया है। तो जंग लगने में जो पूरा जल का होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जंग लगने में 2 चीज का अनिवार्य होता है, जैसे कि जल और जलवाष्प। यानी जल भी होना चाहिए और जलवाष्प यानी नमी युक्त वायु भी होना चाहिए। लेकिन हम लोग फर्स्ट डिब्बा में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है जी? पूरी तरह से डिब्बा भरा हुआ है। यानी उसको पूरा क्या कर लिया है? कील को डिब्बा यानी पानी से भर दिया गया है। फिर हम लोग सेकेंड में देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर कील है, तो कील क्या कर रहा है कि आधा डूबा हुआ है, यानी जल में आधा डूबा हुआ है और आधा खुला हुआ है। तो यहाँ पर इसका दोनों संपर्क बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? जंग लगने में यहाँ पर काफी उसको मदद करेगा। फिर हम लोग तीसरे डिब्बा में देख रहे हैं, तो तीसरे डिब्बा में हमारा कोई जल वल नहीं है, सिर्फ वायु है। तो सिर्फ वायु है, तो ये भी क्या करेगा? सिर्फ वायु से जंग नहीं लगता है जब तक उससे नमी युक्त जलवाष्प उससे न संपर्क में आए। तो यहाँ पर भी क्या होगा? जंग नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ यानी दूसरे वाले डिब्बा में देख रहे हैं, दूसरे वाले कंडीशन डिब्बा में देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? अधिकांश जंग लगने की संभावना बनी रहती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जंग लगने में हमारा 2 चीज अनिवार्य रूप से उसमें सहयोग होते हैं। कौन कौन? जल और जलवाष्प। जलवाष्प मतलब क्या? यानी नमी युक्त वायु। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने भी देखा होगा कि जो भी हमारा घर का लोहा का बर्तन होता है, उसको अगर आप कुछ समय तक खाली छोड़ देते हैं यानी नमी युक्त जगह पर छोड़ देते हैं, तो उसमें भी रस्ट यानी लाल भूरे रंग को रस्ट छीटा आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या है? ये जंग का ही एक रूप है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस जंग से छुटकारा कैसे पाया जाता है। तो जंग से छुटकारा पाने के लिए लोहे के सतह पर क्या किया जाता है? जिंक। लोहे के सतह पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया या लेपन की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। यानी लोहे के सतह पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की क्या किया जाता है? परत चढ़ाई जाती है। यानी उस पर पेंट जो हम लोग अपने गेट को या जो अपने दरवाजा को, जो लोहा के दरवाजा होता है उसमें वो पेंट करते हैं, तो उस पेंट में क्या होता है? जिंक का होता है, जिंक सल्फेट रहता है, जो क्या करता है? वह उस लोहा को जंग रोधक बनाता है, यानी उसमें जंग लगने नहीं देता है। तो जिंक क्या है जी? हमारे जंग नहीं लगने में मदद करता है। अब हम लोग एक और चीज पर ध्यान देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील एक ऐसा स्टील है जो उसमें जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि लोहे में कार्बन और क्रोमियम निकेल तथा मैग्नीशियम जैसे धातु को मिलाकर बनाया जाता है। यानी जो भी हमारा लोहा होता है
जो भी हमारा स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं तो वो लोहा ही होता है। तो उसमें क्या होता है, यानी नाना प्रकार के मिलकर बने, नाना प्रकार के पदार्थ होते हैं जो मिलकर बने होते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कि लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीशियम जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता, यही कारण है कि वो ऐसे ऐसे पदार्थ से मिलकर बने होते हैं जो जंग रोधक होते हैं, उसमें जंग नहीं लगता। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि रवाकरण, यानी रवाकरण में क्या होता है कि साधारण नमक को समुद्र जल से वाष्पन कराकर, यानी वाष्पित कराएंगे, यानी वाष्पित कराकर उससे प्राप्त होने वाले जो शुद्ध प्राप्त होते हैं उसे हम लोग रवाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रवाकरण कहते हैं। इसमें कॉपर सल्फेट के रवे को अलग किया जाता है, किससे? रवाकरण विधि से। यानी कॉपर सल्फेट को रवाकरण विधि से हम लोग क्या करते हैं? अलग करते हैं। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि फिटकिरी के रवे बनाना, यानी फिटकिरी को रवे बनाने की प्रक्रिया क्या है कि एक भरे बोतल में उसमें क्या कर लेते हैं, एक जल को भर देते हैं। यानी एक मान लीजिए कि एक डिब्बा हो गया, ऐसे ही मान लेते हैं एक डिब्बा हो गया, यानी एक शीशा का डिब्बा हो गया। तो इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, पूरा जल भर देंगे, पूरा जल भर देंगे। रवाकरण कराने की विधि में क्या होता है कि एक डिब्बा में पूरा जल भर देंगे और उसमें एक फिटकिरी लटका देंगे, फिटकिरी के कण लटका देंगे और ये क्या हो जाएगा, घुलकर मिल जाएगा। घुलकर जब मिल जाएगा तो इसको वाष्पन की क्रिया कराएंगे। तो वाष्पन की क्रिया जब होगा तो जल क्या हो जाएगा, ऊपर वाष्पन की क्रिया से उड़ जाएगा और जो हमारा रवा मिलेगा, प्राप्त होगा, वो क्या होगा, उस रवाकरण विधि से हमें फिटकिरी प्राप्त हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर अगले फिगर में कि गुब्बारे में भौतिक परिवर्तन। तो हमने शुरू में ही भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पर चर्चा किया था। तो गुब्बारे में भौतिक परिवर्तन कैसे हो रहा है, देखिए जैसे हमने बोला था ना कि यहाँ पर क्या है जी, गुब्बारे में जब हवा दिया जाता है तो फूल जाता है और फिर उस गुब्बारे से हवा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पुचुक गया, यानी वह उसका हवा खत्म हो गया, तो फिर वो अपना क्या होता है, मूल अवस्था में आ जाता है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि जल वाष्प, यानी जल की अवस्था में परिवर्तन। तो एक जल ही ऐसा है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। इस बात को हम लोगों ने पहले वाले क्लास में भी चर्चा किया था और इसमें भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसके छोड़कर कोई ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है? नहीं ना पाया जाता है। तो जल को हम लोग याद रखेंगे कि जल है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। ठोस में किस रूप में पाया जाता है, बर्फ के रूप में। द्रव में किस रूप में पाया जाता है, जल के रूप में। और गैस में तो वाष्प यानी ऑक्सीजन के रूप में क्या होता है, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर अपने सारे थ्योरम को चर्चा कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, यानी अगले स्लाइड में, अपने क्वेश्चन आंसर पर।